اور मेरे जैसी अपाहिज और लाचार लड़की के लिए आरामदेह कुर्सियों और सोफों पर बैठकर फैशन के रिसाले पढ़ना, किताबों की वर्कगर्दानी करना, पैरों अपने कमरे की खिड़की में बैठे बाहर तकते रहना, लोगों के जज्बात को अपने दिल की छलनी में छान कर ये कह देखना कि रहम के जज्बात के अलावा कुछ छोटा मोटा जर्रा शायद मोहब्बत का भी हो, और फिर नरम बिस्तर पर डैडी या खाला के थपकने से ऐसे सो जाना जैसे मैं 20-22 वर्ष की नौजवान लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी छोटी सी बच्ची हूँ जो गुब्बारा गुम हो जाने पर बेहद गमगीन हो और सो ना सकती हो। इन बेरहम हकायक को अगर नजरअंदाज करके एक खुशगवार जिंदगी गुजारने की कोशिश कर ली जाए तो क्या हर्ज है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने कोशिश नहीं की? पास्कल ने सर झटक कर कहा। पहले पहल मेरे जानने वाले लड़के लड़कियां मेरी तीमारदारी करने आते रहे। पास्कल, तुम जल्द ही अच्छी हो जाओगी, फिर हम सब रॉबिन हुड के किला की सैर को जाएंगे। चन्नी की सालगिरह पर हम सब तुम्हें गेट वेल का चेक पेश करेंगे। फिर वक्त गुजरता गया और मैं अच्छी ना हुई। महीनों बाद मेरी कोई सहेली इधर आ निकल, ओह सॉरी पास्कल, वो कहती, दरअसल मसरूफियत इस कदर हो गई है कि मैं तुम्हें देखने ना आ सकी। कल हम लोग पिकनिक पर चले गए, काश तुम भी हमारे साथ जा सकती, बड़ा मजा आया। एक दो मरतबा मुझे पार्टियों में भी मदऊ किया गया। मैं एक कोने में बैठी लोगों की तरफ हसरत भरी नजरों से तकती रहती। लड़के मेरे पास आकर बड़ी शाइस्ती से मेरा हाल दरियाफ्त करते और फिर मेरे पहलू में बैठी हुई किसी लड़की को लेकर रक्स करने लगते। तुम शायद एक मशरकी होने की हैसियत से इसका एहसास ना कर सको कि एक मगरबी लड़की के लिए इस तरह अलग थलग हो जाना कितना बड़ा सानिया है। फिर मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया और अपने कमरे में कैद होकर रह गई। मेरी इसी तन्हाई को दूर करने के लिए डैडी मुझे हर साल चंद माह के लिए खाला के यहाँ पेरिस भेज देते हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिंगम में मेरे कमरे की खिड़की से शेरवेट जंगल के चंद दरख्त दिखाई देते हैं और पेरिस में इसी किस्म की एक खिड़की से फुटपाथ का एक हिस्सा और शाह बलूत के दरख्त नजर आते हैं। जगह बदल जाती है मगर तन्हाई नहीं जाती। सनान खामोशी से उसकी महरूमियत की दास्तान सुनता रहा। वो अब पहले से कहीं ज्यादा इस लड़की को दोबारा मिलना चाहता था। डब्बे में बैठी हुई राहिबाओं के संजीदा चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो इबादत में इतनी ज्यादा मगन ना थी कि पास्कल की बातें उनके कानों में ना पड़ती। पास्कल खामोश हुई तो इन तीनों ने बैक वक्त नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा, जैसे कह रही हूँ, बेटी हमें भी तुमसे हमदर्दी है। मैं अब भी यही कहूंगा कि मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि हम दोनों पेरिस में जरूर मिले। सनान ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा। सोच लो, पास्कल ने मेज पर कोहनियां रखकर अपना चेहरा हथेलियों पर जमाते हुए कहा। उसकी आंखें सनान पर लगी। मैं जब तुम्हारे साथ चलूंगी तो बूढ़ी औरतें आपस में खुसर खुसर करेंगी। लड़कियां कहेंगी, ऐसे कबूल सूरत मशरकी नौजवान को पूरे पेरिस में एक अपाहिज लड़की नजर आई। और फ्रांसीसी मर्द जिनके लिए औरत की खूबसूरती के पैमाने कुल्हों से ऊपर नहीं जाते, तुम्हारी अक्ल पर मातम करेंगे। तज़हीक होगी तुम्हारी। तुम मुझे इन सतही दलाइल से कायल नहीं कर सकती, सनान ने नरमी से कहा। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें कायल करने की कोशिश कर रही हूँ? क्या कोई भी लड़की किसी लड़के को अपनी बदसूरती के बारे में कायल करना चाहती है? तो फिर क्या वजह है कि तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करती? मैंने कहा ना, तज़हीक होगी तुम्हारी। एक ऐसे माहौल में जहां मैं मुकम्मल तौर पर अजनबी हूँगा, मेरी क्या तज़हीक हो सकती है? मैंने तो पिछली शब तुम्हारी आंखें देखने के बाद ही फैसला कर लिया था मैं तुम्हें दोबारा मिलने के लिए कहूंगा। जब मैं आज सुबह आराम कुर्सी से उठकर अर्शे पर लंगड़ाती हुई चली जा रही थी, तब क्या तुमने अपना इरादा बदल नहीं दिया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी बेबसी ने मेरे इस इरादे को और तकवीत बख्शी थी। बेबसी? पास्कल भड़क उठी। बस मैं इस लफ्ज से खाइफ। बेबसी, रहम, ये जज्बात तो लोग जानवरों के लिए भी महसूस करते हैं, मुझे इनकी चाहत नहीं। लोग पहले पहल मेरे हसीन चेहरे को देखकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं, मगर बाद में जब वो चेहरा उनकी नजरों से ओझल हो जाता है तो उन्हें सिर्फ मेरा अपाहिजपन याद रहता है और वो मुझसे ना मिलने के लिए हीले बहाने तलाश करने लगते हैं। सनान सोच में पड़ गया। उसे ख्याल आया कि यह भी तो हो सकता है कि ये लड़की उसे जाती तौर पर सिरे से पसंद ही ना करती हो और पिछली शब की खुशगवार रफाकत के मद्देनजर उसकी दिलशिकनी से एतराज कर रही। जैसे तुम्हारी मर्जी, सनान ने अफसरदा होकर कहा। तुम अगर जाती तौर पर मुझे पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उसके लहजे की बेख्तियारी सनान के लिए हैरान कुन थी। पसंद? मेरा मतलब है जरूर, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ।
ضرور، اس نے بچوں کی طرح بار بار اس طرح سر کو جنبش دی جیسے وہ اپنے جذبات کو پوری طرح بیان سے قاصر ہو۔ سنان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ نشست سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور مسکرانے لگا۔ میں پیرس میں اجنبی ہوں، تم کوئی سی جگہ منتخب کر کے کاغذ کے ٹکڑے پر نام لکھ دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ پاسکل بدستور مسکرائی چلی جا رہی تھی اور سر بھی ہلا رہی تھی۔ یہ کیا مکان کی کھلونوں کی طرح سر ہلاتی جا رہی ہو؟ میں نے جگہ کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ اوہ، پاسکل ایک دم ہنس دی۔ خالہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ میری عادت بالکل بچوں جیسی ہے۔ تمہاری بہت سی عادتیں بچوں جیسی ہیں۔ بہرحال پہلے یہ بتاؤ کہ تم مجھے کہاں ملنا پسند کرو گی؟ دریا سین کے کنارے۔ کون سے کنارے پر، دائیں یا بائیں؟ نہیں، سین کے کنارے نہیں، دریا سین تو میلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو پھر ہاں بولیوارڈ سان، زرمین کے قہوہ خانے امن میں۔ مجھے لکھ کر دے دو۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس نے پھر ارادہ بدل دیا۔ اس قہوہ خانے میں کبھی بھی جگہ نہیں ملتی، ہمیشہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے میں تمہیں سرے سے گھر ہی نہ جانے دوں، اسٹیشن سے سیدھے دریا سین پر چلیں گے۔ نہیں، پاسکل نے سنجیدہ ہو کر کہا، خالہ اسٹیشن پر آ رہی ہیں اور وہ ذرا پرانے خیالات کی ہیں، برا منائیں گی۔ گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی اور ان کی ہم سفر تینوں راہبائیں اترنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹی، ان میں سے ایک راہبہ نے بڑے پیار سے پاسکل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آئیفل ٹاور کے نیچے ملنے میں کیا قباحت ہے؟ خداوند یسوع تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ باقی دو راہباؤں نے ڈبے سے باہر جاتے ہوئے انہیں دعا دی۔ گاڑی دوبارہ چلی تو پاسکل بے اختیار ہنس دی۔ اس راہبہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آئیفل ٹاور لڑکوں کو ملنے کے لیے بہترین جگہ ہے؟ وہ بیچاری پیدا ہوتے ہی راہبہ تو نہیں بن گئی تھی نا، درمیانی وقفے میں شاید کوئی دل شکن واردات قلب ہوئی اور اسے مجبوراً رہبانیت اختیار کرنی پڑی۔ بہرحال مجھے آئیفل ٹاور کا بالکل خیال نہ آتا اگر یہ محترمہ اس کا مشورہ نہ دیتی۔ مناسب جگہ ہے۔ بس تو پھر طے ہو گیا، ہماری گاڑی پورے 5 بجے پیرس پہنچے گی۔ سنان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور میں آج شب پورے 7 بجے دریا سین کے کنارے آئیفل ٹاور تلے تمہارا انتظار کروں گا۔ میں 6:45 بجے ہی پہنچ جاؤں گی، اس نے شوخی سے کہا۔ اور ہاں، میں آج شام کیا پہن کر آؤں؟ کوئی لباس، لیکن کس رنگ کا؟ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ مجھے جو رنگ پسند ہے وہ تمہاری آنکھوں میں ہے، یعنی تمہیں بھورا رنگ پسند ہے۔ پاسکل کا چہرہ شرارت سے دمک رہا تھا۔ کمال ہے، سنان نے ہنستے ہوئے کہا، کل شب تو نیلی تھی، آج ان کا رنگ بھورا ہو گیا ہے۔ میں کلر بلائنڈ تو نہیں ہو گیا اس مرتبہ؟ پھر دیکھ لو۔ پاسکل نے اپنی لامبی پلکیں اوپر اٹھا دی۔ سنان قدرے گھبرا گیا۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ بے حد نہ تجربہ کار تھا۔ اس طرح کے روایتی پیار کے انداز اسے بالکل پسند نہ تھے۔ اس نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ سنان نے ایک نظر پاسکل پر ڈالی جو آنکھیں کھولے اس کی جانب پٹ پٹ دیکھ رہی تھی، اور آہستہ سے کہنے لگی، بس دیکھ لیں پھر کون سا رنگ ہے؟ اچھی طرح دیکھ نہیں پایا کیا؟ تمہاری آنکھوں کا رنگ؟ میرا مقصد تمہاری آنکھوں میں جھانکنا تھا۔ میں نے اتنی کالی بھور آنکھیں آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تقریباً تمام پاکستانی لڑکوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں، سنان نے چیمٹ کر کہا۔ جھوٹ، پاسکل نے مچل کر کہا، نوٹنگم کی آدھی آبادی پاکستانیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے کسی کی بھی آنکھیں تمہاری ایسی نہیں۔ تم وہاں ان کی آنکھوں میں جھانکتی رہتی ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں، ڈیڈی ڈیئر کبھی کبھی مجھے شام کے کھانے کے لیے کسی پاکستانی ریستوران میں لے جاتے ہیں، وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ویٹر پاکستانی ہوتے ہیں نا۔ پاکستان کے بارے میں ریستورانوں کے علاوہ اور تمہاری کیا معلومات ہے؟ میں نے رڈیارڈ کپلنگ کی کتاب کم پڑھی ہے، جس کا آغاز اس فکرے سے ہوتا ہے کہ کم لاہور عجائب گھر کے سامنے بڑی توپ سمسمہ پر بیٹھا تھا، اور کچھ اور یہ کہ کپلنگ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مینار پر بیٹھ کر خوبصورت نظمیں تخلیق کیا کرتا تھا۔ کپلنگ کو فرانس سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی میرے شہر لاہور سے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو انسانیت کا ہمدرد ہے فرانس سے محبت کرتا ہے۔ لاہور اور فرانس؟ پاسکل مسکرانے لگی۔ سنان نے اسے بتایا کہ اس اخبار کا دفتر اس کے گھر کے پہلو میں واقع ہے جہاں پر کسی زمانے میں کپلنگ کام کرتا تھا۔ اس دفتر کے ایک چوکیدار کا محبوب مشغلہ غیر ملکی سیاحوں کے ہاتھوں وہ واحد میز فروخت کرنا ہے جس پر بیٹھ کر کپلنگ نے
अपने लाजवाल नावल तस्नीफ किए। अब तक वो चौकीदार ऐसी 20 मेजें फरोख्त कर चुका है। हमारे यहाँ भी नेपोलियन की डायरी सैकड़ों बार फरोख्त हो चुकी है, पास्कल ने बताया। यानी पाकिस्तान के बारे में तुम्हारी मालूमात पाकिस्तानी वेटरों और नॉवल किम तक महदूद है। इसके अलावा उसने सर गुजारते हुए सोचना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने शालीमार बाग के बारे में एक नज़्म पढ़ी है और मेरे पास नोटिंगम में एक पाकिस्तानी दस्तकारी की दुकान से खरीदा हुआ एक जेवर भी मौजूद है। पाकिस्तानी जेवर? हाँ, कानों में डालते हैं। दुकानदार कह रहा था कि सभी पाकिस्तानी औरतों के कानों में पैदाइशी तौर पर सुराख होते हैं जिनमें इयररिंग्स लटका लिए जाते हैं। वो दुकानदार तुम्हें मशरक के जादू से मसरूर करने की कोशिश कर रहा था। सुराख पैदाइशी तौर पर नहीं होते, बाद में छेदे जाते हैं। तुम्हारी जुबान में इन इयररिंग्स को क्या कहते हैं? झुमके। झुमके बहुत खूबसूरत नाम है, मैं आज शाम पहन कर आऊंगी। चांदी के हैं। स्नान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। वो यकीनन इन झुमकों में खूबसूरत लगेगी। पूरे 7 बजे आईफल टावर तले। स्नान ने एक मरतबा फिर दोहराया, पौने 7 बजे। पास्कल शरारत से हंस दी और बच्चों की तरह फिर सर हिलाने लगी। गाड़ी वक्त मुकर्ररा से 10 मिनट कबल ही पेरिस के सेंट लाजार स्टेशन के गंदे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वो दोनों डब्बे से बाहर निकले तो सामने पास्कल की फरबा मगर खुश शक्ल खाला खड़ी थी, जो उसे देखते ही पास्कल मुआशरी कहकर लिपट गई। स्नान को चूंकि उससे पहले फ्रांसीसी खालाओं से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए वो ये खतरा मोल लिए बगैर अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आ गया। सामने की इमारत में दफ्तर मालूमात था। वो अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक काले बालों वाली पिस्ता का फ्रांसीसी लड़की दर्जन भर सियाहों को पेरिस में काम के लिए होटल और काबिल दीद मकामात के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। स्नान का तरीका सफर आम सियाहों से बेहद मुख्तलिफ था। उसने कभी भी मंजिल का तयन ना किया था। एक गाड़ी पर सवार हुए, रास्ता में कोई खूबसूरत कस्बा या गांव दिखाई दिया तो वहीं उतर गए। किसी दूसरे स्याह से ने खबर दी कि फलां जगह आजकल जश्न हो रहा है, तो वहां पहुंच गए। राह चलते किसी ने कार में लिफ्ट दे दी तो उसके साथ हो लिए, चाहे उसकी मंजिल कोई भी हो। इस तरह सफर करने में जहां इतने लोगों और अनजाने शहरों को देखने का मौका मिलता, वहां कई सौगतें भी उठानी पड़ती। मसलन किसी ऐसी जगह रात हो गई जहां शब बसरी का मुनासिब इंतजाम ना हुआ और रात फुटपाथ पर काटनी पड़ी। किसी ने आबादी से कोसों दूर किसी वीराने में उतार दिया। इन मुसीबतों के पेश नजर उसने एक छोटा सा खैमा और खाना पकाने का मुख्तसर सामान खरीद लिया था। जहां होटल में जगह ना मिली, वहां कैंपिंग ग्राउंड में चले गए और अपना छोटा सा घर तैयार कर लिया। कैंपिंग ग्राउंड यूरोप के हर शहर और कस्बे में मौजूद हैं और वहां हर किस्म की आसाइशें मुहैया की जाती हैं। सनान का इरादा था कि पेरिस में कैंपिंग की बजाय होटल में ही ठहरा जाए। चुनांचे उसने काउंटर के पीछे लड़की से इस बारे में दरियाफ्त किया, आपको ज्यादा से ज्यादा कितने किराए का होटल दरकार है? लड़की ने मेज पर पेंसिल बजाते हुए कहा, यही कोई 10 फ्रांक रोजाना का। लड़की के हाथ से पेंसिल गिरते गिरते बची। 10 फ्रांक? नामुमकिन। हाँ, अलबत्ता 30 फ्रांक में शायद। लड़की ने सनान की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि ए फकीर, तुम पेरिस में हो और यहाँ होटल होते हैं, धर्मशाले नहीं। ये तो बहुत ज्यादा किराया है। सनान ने अपने बड़े हुए बालों में हाथ फेर कर सर हिलाया। वो तो है, लड़की ने बेचैनी से स्नान के पीछे जमा स्याहों के हजूम की तरफ देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया। कैंपिंग ग्राउंड में ही चला जाए, वहां खैमा लगाने का किराया सिर्फ 2 फ्रांक यौमिया होगा। सुनान ने फैसला किया। तो फिर पेरिस में कैंपिंग ग्राउंड का पता दे दीजिए, मेरे पास खैमा भी है। लड़की ने फौरन मेज की दराज से पेरिस का तफसीली नक्शा निकाला और एक नुक्ते पर सुर्ख पेंसिल से निशान लगाकर सुनान को थमा दिया। बुए डी बोलोन कैंपिंग ट्राम सड़क के उस पार मिलेगी। न्योली के पुल पर उतर जाना वहां से करीब ही है। सनान ने नक्शा जेब में रखा और लड़की का शुक्रिया अदा करके ट्राम स्टेशन पर चला गया। थोड़ी देर बाद एक दकियानुसी किस्म की ट्राम वहां आकर रुकी। सनान ने नक्शा जेब से निकालकर कंडक्टर के सामने कर दिया। कैंपिंग। कंडक्टर ने वही का नारा लगाया और सनान को सामान समेत ट्राम के अंदर खींच लिया। ट्राम खचाखच भरी हुई थी, इसलिए उसने सामान दरवाजे के पास ही रख दिया और खुद भी वहीं खड़ा हो गया। ये पेरिस में रश के औकात थे। लोग अपने दफ्तरों, कारखानों और कारोबारी इदारों में काम से फारिग होकर घरों को लौट रहे थे। न्योली का पुल आया तो कंडक्टर ने उसे उतार दिया। सनान कुछ देर तो ट्राम स्टेशन पर खड़े होकर कैंपिंग को जाने वाली सड़क का तयन करने की कोशिश करता रहा, मगर वहां तो कई सड़कें थी। वो सड़क पार करके चौक में खड़े नीली वर्दी में मलबूस फ्रांसीसी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के पास चला गया। उसको नक्शा दिखाकर कैंपिंग को जाने वाली सड़क के बारे में इस्तफसार किया।
सिपाही ने जो अब तक मुंह में घसीटी हुई सीटी लगातार बजा रहा था, सीटी जेब में रखी, अपनी टोपी दुरुस्त की और नक्शा हाथ में लेकर इसे बेहद गौर से देखने लगा। आहा, कैंपिंग! सिपाही ने स्नान के कंधे पर धप लगाते हुए कहा। बिल्कुल कैंपिंग, स्नान ने जवाबन सिपाही के कंधे पर धप लगाते हुए खुशदिली से कहा। सिपाही फौरन संजीदा हो गया और उसे रास्ते के बारे में बताने लगा। गुफ्तगू फ्रांसीसी जुबान में हो रही थी और स्नान चूंकि कॉलेज में फ्रांसीसी के पहले पीरियड के बाद ही टेबल जैसे सीधे सादे अल्फाज की अदायगी लाताब्लू वगैरह ना कर सका था, इसलिए यहाँ भी सिपाही ने जो कुछ कहा उसके पल्ले ना पड़ा और वो हिदायतें सुनने की बजाय उसके तेजी से चलते हुए हाथों के इशारे समझने की कोशिश करता रहा। खासी देर की खुशगवार गपशप के बाद यह हकीकत आश्कारा हुई कि कैंपिंग न्यूली के पुल के साथ रह सीन के किनारे किनारे जाती हुई सड़क के आखिर में वाक़या है और फासले का तयन फिर भी ना हो सका। सनान ने सिपाही का शुक्रिया अदा किया और ड्राई सिंह के ऊंचे किनारे के साथ बने हुए चौड़े फुटपाथ पर चलने लगा। ये बुए डी बॉलोन था, जिसका शुमार शहर के खूबसूरत इलाकों में होता है। पेरिस की मशहूर जमाना बस्ती ड्राई सिंह के खामोश पानियों के पहलू व पहलू मीलों तक चली जाती है। नीचे दरिया की जानब झांकिए तो किनारे पर छोटे छोटे मकान नजर आते हैं, जिनके खूबसूरत बागीचे पानी की सतह तक चले गए हैं। इन मकानों के मालिक पेरिस के अमीर तरीन अफराद हैं, जो सिर्फ तातीलात के दौरान शहर के हंगामों से दूर यहाँ पर आ बसते हैं। कई जगहों पर किनारे के साथ घास के हरे भरे कतार हैं, जिनके आगे रहायशी कश्तियां यानी हाउस बोट तैर रहे थे। सनान ने अपने कदम तेज कर दिए। वो जल्द से जल्द कैंपिंग तक पहुंच जाना चाहता था, ताकि अपना खैमा नस्ब करके फौरन आईफल टावर की तरफ चल दे, जहां पास्कल ने उसे 7 बजे मिलना था। फुटपाथ के पहलू में एक सफेद आहिनी फाटक नजर आया तो सनान ने नीचे उतरती हुई पत्थर की सीढ़ियों के आखिर में वाक़या एक खूबसूरत रिहायशी मकान की एक झलक देखने के लिए रुक गया। यूं ही उसने फाटक पर हाथ रखा, मकान के सदर दरवाजे के सामने खड़ा एक खूंखार कुत्ता गुर्राया और एक ही जिस्म में फाटक तक आ। स्नान फौरन पीछे हट गया। कुत्ता फाटक के आहिनी सलाखों में अपनी थोथनी घुसेड़े स्नान तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। स्नान ने एक झुरझुरी सी ली और आगे बढ़ गया। चूंकि इन मकानों के मालिक यहाँ सिर्फ आर्जी तौर पर रहायश पजीर होते थे, इसलिए वो अपनी गैर मौजूदगी में चौकीदार का काम ऐसे कुत्तों के सुपुर्द कर देते थे। मकानों और हाउस बोटों का सिलसिला खत्म हुआ तो दरिया के किनारे एक वसी और सबसबर सैरगाह दिखाई दी। यहाँ शाहबलूत और बैत के दरख्तों की छाओं में चंद बूढ़े मछली के शिकार में मशगूल थे। हर तरफ मुकम्मल सुकून था। स्नान ने सोचा कि अगर हो सका तो पेरिस में काम के दौरान वो जरूर कुछ वक्त निकालकर इस पुरसुकून फिजा में चंद लम्हे गुजारेगा। बाएं बाजू पर पेरिस के मुतमव्वल लोगों के सफेद बुराक मकानों की कतारें थीं। नाजुक फ्रांसीसी तर्ज तामीर के दिलकश नमूने थे। खूबसूरत आहनी जंगलों की बालकनियां, खुशनुमा किंगरे और शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां बेहद दीदा से लग रही थी। पूरे 2 मील पैदल चलने के बाद जब स्नान कैंपिंग ग्राउंड के दफ्तर में दाखिल हुआ तो वो थकन से निढाल हो रहा था। कैंपिंग क्या थी, दरिया के किनारे पूरा शहर आबाद था। एक वसी सुपर स्टोर यहाँ सुई से लेकर मोटरसाइकिल तक दस्तयाब थी। रेस्टोरेंट, कहवा खाने, बावर्ची खाने, कपड़े धोने के कमरे, साफ सुथरे गुसल खाने और पूरी ग्राउंड में फैली हुई कुशादा सड़कें, जिनके साथ साथ मुख्तलिफ साइजों के हजारों खैमे कारवां भी नजर आ रहे थे, जिन्हें चलता फिरता घर कहना मुनासिब होगा। इन्हें कार के पीछे बांधकर सियाहत पार निकलिए। जहां रात हुई सड़क के किनारे खड़ा करके घर जैसा आराम पाइए। कैंपिंग के दरमियान में लोहे के एक बुलंद डंडे पर फ्रांस का सहरंगा परचम लहरा रहा था। सनान दफ्तर में अपना नाम पता वगैरह दर्ज करवाने के लिए दाखिल हुआ तो वहां बेशुमार स्याह खैमा थे। सनान की बारी आई तो उसने मैनेजर से अपना खैमा लगाने के लिए जगह के बारे में पूछा। मुझे अफसोस है कि हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं, मैनेजर ने रजिस्टर पर से नजरें उठाए बगैर टका से जवाब दिया। मुझे स्टेशन पर आपकी कैंपिंग का पता। हाँ हाँ, उसने बात काट कर कहा, खामखा भेज देते हैं, लेकिन मेरा खैमा तो निहायत छोटा सा है, किसी कोने खुदरे में फिट हो जाएगा, स्नान ने घुरा कर कहा। मैनेजर खामोशी रजिस्टर पर झुका खानापुरी में मसरूफ रहा। देखिए, मैंने आज शाम 7 बजे खातून से मिलना है। अगर मैं रिहाइश की तलाश में वापस शहर गया तो यकीनन देर हो जाएगी। 6 बजने वाले हैं। मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। खातून को मिलने जाना है? जाने हमारी मौजूदा नस्ल को क्या हो गया है, लड़कियों के चक्करों में ही पड़े रहते हैं। लेकिन ये आम लड़की तो नहीं, सनान ने कहा। मुझे हर सूरत, मैंने कह दिया ना, कोई जगह नहीं, मैनेजर ने रजिस्टर से सर उठाकर कहा।
मौसियों, तुम जैसे नौजवान को पेरिस जैसे शहर में लड़कियों की कमी नहीं होगी, ये नहीं और सही। प्लीज, सनान ने आखिरी बार इल्तिजा की। देखो, मैनेजर ने खुशदिली से कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि तुम ग्राउंड की चार दीवारी के बाहर खेमा लगा लो, मैं मोतरज नहीं हूंगा। कल सुबह शायद जगह निकल आए, फिर तुम अंदर खेमा नस्ब कर लेना। सनान मायूस होकर दफ्तर से बाहर आ गया। ग्राउंड के बाहर खेमा लगाने का सवाल ही पैदा ना होता था। वो खेमा लगाकर अपना सारा सामान उसमें रखकर शहर जाए और उसकी गैर हाजिरी में कोई फाका ज़्यादा स्याह मजे से सब कुछ समेट कर चंपत हो जाए। बाहर निकलते वक्त मैनेजर ने उससे बताया था कि अगरचे पेरिस पर सयाहों की बेपनाह यलगार की बिना पर तमाम होटल भरे पड़े हैं, मगर शहर के कदीम इलाके मोमार्त में अगर तलाश की जाए तो शायद किसी प्राइवेट होटल या घर में जगह मिल जाए। आम हालात में शायद वो इतना बददिल ना होता, मगर उसे रह रहकर इस बात का ख्याल आ रहा था कि उसे कहीं एफिल टावर तक पहुंचने में देर ना हो जाए। बहरहाल उसने हिम्मत ना हारी और एक मरतबा फिर अपना सामान उठाकर वापस न्योली के पुल की जानब चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चलने पाया था कि एक कार उसके पहलू में आकर रुकी। कार में दो स्याह लड़कियां और एक हिप्पी लड़का सवार थे। तुम अगर शहर जाना चाहते हो तो हम भी उधर ही जा रहे हैं, एक लड़की ने शीशा सरका कर सुनान से कहा। उसे याद आया कि ये तीनों स्याह भी कैंपिंग के दफ्तर में जगह की तलाश में आए थे और अब वहां से मायूस होकर वापस लौट रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, सुनान ने फौरन दावत कबूल कर ली और पिछली नशिस्त पर बैठ गया। तुम शहर में किस जगह उतरना पसंद करोगे? ड्राइवर की नशिस्त पर बैठे लड़के ने दरियाफ्त किया। मुझे बताया गया है कि मुमार्त के इलाके में शायद रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। ठीक है, उसके साथ बैठी लड़की ने सर हिलाया। हम उस कैंपिंग ग्राउंड में आने से पहले दो और कैंपिंग ग्राउंड में भी हो आए हैं, वहां भी जगह ना थी। पूरा पेरिस स्याहों से भरा पड़ा है। हम तीनों ने तो फैसला किया है कि पेरिस की बजाय नजदीकी शहर वार्सेल्स में रात बसर कर लें। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अगली नशिस्त पर बैठी लड़की ने मुड़कर कहा। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। वो इमारत का इलाका कदरे खतरनाक है। पहले तो स्नान का जी चाहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ मार्सेल्स ही चला जाए, मगर साथ ही उसे पास्कल के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। लोग पहले पहल मेरे हसीन चेहरे को देखकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं और बाद में जब शुक्रिया, लेकिन मुझे पेरिस में अजहद जरूरी काम है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लड़की ने कंधे स्केड़ कर कहा और फिर सीधी होकर बैठ गई। उन्होंने उसे मुमार्त का इलाका शुरू होते ही एक चौक में उतार दिया। पेरिस का यह हिस्सा तंगो तारीख गलियों और कदीम मकानों पर मुश्तमिल था। जगह जगह गलाजत के ढेर पड़े थे। तमाम गलियां पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी थी और अक्सर मकान बेहद शिकस्ता हालत में थे। स्नान काफी देर इन गलियों में घूमता रहा, मगर उसे कहीं भी किसी होटल का बोर्ड नजर न आया। एक छोटे से कहवा खाने के बाहर फुटपाथ पर लगी हुई कुर्सियों पर चंद बूढ़े फ्रांसीसी और गैर मुल्की मुसाफिर सुरख शराब पीने में मशगूल थे। कहवा खाने का नाम पिगाल था। स्नान अंदर चला गया। कहवा खाने का मालिक एक सफेद झाड़न से काउंटर की सतह साफ कर रहा था। स्नान ने अपना सामान एक कोने में रखा और काउंटर के सामने एक कुर्सी पर बैठकर उसे कॉफी बनाने के लिए कहा। मालिक ने कॉफी मशीन का हैंडल घुमाया और गरम गरम कॉफी की प्याली स्नान के आगे रख दी। स्नान ने प्याली उठाई, फूंक मारकर कॉफी के ऊपर आने वाली गाढ़ी झांक एक तरफ की और फिर कॉफी की एक चुस्की लेकर प्याली काउंटर पर रख दी। मोसियो, स्नान ने इशारों से अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश की। होटल सोने के लिए। मालिक ने झाड़न कंधे पर रखा और हाथ फैलाकर कहने लगा, नो इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, जाने क्या कह रहे हो। नो इन इंग्लिश, स्नान ने छिड़कर इसकी नकल उतारी और फिर चुपके से कॉफी पीने लगा। अब क्या किया जाए, उसने सोचा। यही हो सकता है कि अगर रहायश के लिए कोई जगह ना मिले तो वो सामान समेत ही पास्कल से मिलने चला जाए और फिर रात सीन के किसी खूबसूरत पुल तले बसर करके दूसरी सुबह फिर तलाश शुरू की जाए। वो इन्हीं सोचों में गलता था कि उसके कंधे पर किसी ने आहिस्ता से हाथ रख दिया। हेलो, एक लरसती हुई आवाज आई। वो पीछे मुड़ा तो उसके सामने स्याह लिबास में मलबूस एक ज़ईफ औरत खड़ी थी। होटल मोसियो, बुढ़िया ने अपना बगला सर हिलाकर दरियाफ्त किया। वो शायद कहीं आसपास ही बैठी उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। बुढ़िया के हाथ में एक आहनी पिंजरा लटक रहा था जिसमें बंद एक गंजा सा बदसूरत तोता स्नान से नजर मिलाते ही टैं टैं करने लगा। बुढ़िया ने पिंजरा फर्श पर रखा और उसे खोलकर तोते के गंजे सर पर एक चपत लगाई। तोता फौरन खामोश हो गया। इस काम से फारिग होकर बुढ़िया फिर स्नान से मुखातिब हुई। होटल मोसियो? हाँ बिल्कुल होटल बड़ी अम्मा, स्नान ने खुश होकर कहा और फिर तोते की तरफ देखकर आंखें झपकाई। तोता फिर टैं टैं करने लगा। बुढ़िया ने गहरा लोग नजरों से स्नान की जानब देखा और एक मरतबा फिर चपत लगाने का फरीजा सर अंजाम दिया। और उसने पिंजरा उठाकर
सनान को सर के इशारे से पीछे आने को कहा और कहवा खाने से बाहर निकल गई। सनान ने जल्दी से कॉफी की कीमत अदा की और अपना सामान उठाकर बुढ़िया के पीछे चल दिया। बुढ़िया बेहद आहिस्ता आहिस्ता हाथ में पिंजरा लटकाए उसके आगे आगे चली जा रही थी। एक दुकान के बाहर उसने सनान को वहीं खड़े रहने का इशारा किया। अंदर जाकर डबल रोटी और मक्खन वगैरह खरीदा और बाहर आकर फिर उसी सुस्त रफ्तारी से सनान के आगे आगे चलने लगी। सनान को बेहद कौफत हो रही थी कि ये सफेद बालों वाली माई जाने इसे किसी होटल की तरफ ले जा रही है या यूं ही पेरिस के गली कूचों की सैर करवा रही है। बड़ी अम्मा होटल है भी या नहीं? तंग आकर सनान ने बुढ़िया से पूछा। होटल होटल, बुढ़िया ने अपना बगला सर फिर हिलाया और उसी सुस्त रवि से आगे आगे चलने लगी। एक दो मरतबा सनान ने जानबूझकर तोते को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और वो हस्बे मामूल टै टै पर उतर आया। बुढ़िया ने बड़े इत्मीनान से अपनी पुरानी तरकीब आजमाई और तोता फिर खामोश हो गया। एक जगह पत्थर की कई सीढ़ियां उतरकर वो एक तंग गली में मुड़ गए। बुढ़िया एक निहायत बसीदा मकान के सामने जाकर रुक गई जो किसी सूरत भी होटल मालूम ना होता था। जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था और दीवारों का रंग मात पड़ चुका था। होटल, बुढ़िया ने से अंदर आने का इशारा किया और साथ ही अपना पोपला मुंह खोलकर मुस्कुरा दी। बुढ़िया ने आगे बढ़कर मकान का दरवाजा खोला तो उसके सामने बंधी हुई घंटी 2 मरतबा टन टन बजी। सनान ने अपना सामान फर्श पर रख दिया और मकान का जायजा लिया। ये एक निहायत ही पुरानी वजह की इमारत थी। अंदर आने वाले दरवाजे के सामने से ही ऊपर वाली मंजिल तक लकड़ी की सीढ़ियां जा रही थी। फर्श पर एक फटा हुआ गालीचा पड़ा था जिस पर नक्श तमाम फूलों का रंग अबसर पड़ चुका था। पूरा मकान बिल्कुल गैराबाद लगता था। यकदम दाएं हाथ के कमरे का दरवाजा खुला और दरमियानी उम्र की एक खुश शक्ल औरत कमर के गिर्द एप्रन बांधे बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे लेकिन होठों पर जमी लिपस्टिक बिल्कुल ताजा थी। उसने बुढ़िया से फ्रांसीसी जुबान में कुछ कहा और फिर उसने सनान की जानिब देखा। होटल, बुढ़िया ने इस औरत से सर हिलाकर कहा और फिर सनान की तरफ इशारा किया। आहा होटल, औरत ने मुस्कुराकर अपना मैलक चला हाथ सनान के आगे कर दिया। सनान ने हाथ छूकर छोड़ दिया। बेहद गर्म था। शायद बावर्ची खाने में काम कर रही थी। क्या आप अंग्रेजी बोल सकती हैं? थोड़ी थोड़ी, औरत ने हंसकर जवाब दिया। तो फिर मुझे रहायश के लिए एक कमरा चाहिए अभी। औरत ने बुढ़िया के कान में कुछ खुसर खुसर की और बड़ी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ सनान की तरफ देखा। 20 फ्रांक होंगे। 20 फ्रांक बहुत ज्यादा है, सनान ने यूं ही कह दिया। हालांकि वो आज की शब गुजारने के लिए इससे दुगनी रकम भी अदा करने को तैयार था। 20 फ्रांक एक हफ्ते के लिए ज्यादा है? औरत ने हैरत से पूछा। एक हफ्ते के लिए, सनान ने खुश होकर कहा। इसका ख्याल था कि यह किराया एक दिन का था। बहुत खूब है तो ज्यादा, बहरहाल मुझे किराया मंजूर है। उसने अपना सामान उठा लिया। कौन सा कमरा? 10 फ्रांक पेश की, औरत ने कारोबारी अंदाज में कहा और दोनों हाथ कुलों पर रखकर सनान को तकने लगी। उसने फौरन मतलूबा रकम अदा कर दी। बुढ़िया ने, जो इस औरत की माँ थी, तोते का पिंजरा हॉल के कमरे में रख दिया और एक बड़ा सा ब्रश उठाकर सीढ़ियां साफ करने लगी। औरत ने 10 फ्रांक अपने ब्लाउज में अर्स लिए और सनान को अपने पीछे आने का इशारा करके सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों पर गर्द की तहें जमी थी और वैसे भी मखदूश हालत में थी। सनान निहायत एहतियात से कदम रखता उसके पीछे हो लिया। तीसरी मंजिल पर औरत एक काले रंग के बड़े दरवाजे के पास जाकर खड़ी होगी और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न आया। कमबख्त अंदर ही है, जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा, औरत ने मुड़कर सनान को कहा। सनान इस मुआमे को हल न कर सका कि अंदर कौन कमबख्त है और क्यों जवाब नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद औरत ने दरवाजा खूब जोर जोर से पीटा। खासी देर बाद दरवाजा जरा सा खुला। उसके पीछे एक आंख दिखाई दी। औरत ने एकदम कवाड़ को धकेल कर पूरा दरवाजा खोल दिया। उनके सामने सिर्फ एक निक्कर में मलबूस एक लंबा तिरंगा हैरत ज़दा नौजवान खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी उसके चौड़े सीने पर जंगली घास की तरह बिखरी पड़ी थी। तंग कमरे में तस्वीर कशी के तमाम लवाजमात बिखरे पड़े थे। रंगों के डब्बे, खाली कैनवस, ब्रश, मिट्टी के तेल की बोतलें वगैरह। पॉल, अभी और इसी वक्त मेरा कमरा खाली कर दो, नया किराएदार आ गया है। लेकिन मैडम जी, अभी तक मेरी बीवी लुइस कहवा खाने में काम खत्म करके वापस नहीं लौटी। तुम्हारी बीवी? मैडम जी ने मसनूई हैरत से मुंह पर हथेली रखते हुए कहा और फिर सनान से मुखातब होकर कहने लगी। हर महीने बदलता है, बीवी वगैरह कोई नहीं, दाश्ता है। मैं मुआशरे के घिसे पिटे इक़दार पर यकीन नहीं रखता। लुइस और मैं ज़हनी तौर पर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जिस्मानी कुर्बत बेमानी होकर रह गई है। नीकर में मलबूस मुसव्वर पॉल ने निहायत संजीदगी से कहा। और शायद इन्हीं घिसे पिटे इक़दार पर बेयकीनी की वजह से तुमने पिछले 3 माह से कमरे का किराया अदा नहीं किया। मैडम जी गर्जी। लुइस को इस हफ्ते तनख्वाह मिलेगी तो जरूर अदा कर दूंगा। पाल ने वहीं खड़े खड़े इल्तिजा की। जरूर अदा कर दूंगा। मैडम जी ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी और दोबारा स्नान से मुखातिब होकर कहने लगी।
औरत की कमाई खाता है कमबख्त। और फिर एकदम चीखी, अभी और इसी वक्त कमरा खाली कर दो वरना मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। सनान इस नाखुशगवार सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार ना था। उसने आगे बढ़कर मैडम जी से कहा, मेहरबानी करके आप इस मुसव्वर को कमरे से बाहर निकालने की जहमत गवारा ना करें, मैं रिहाइश के लिए कोई और जगह ढूंढ लेता हूँ। तुमने जो 10 फ्रांक पेशगी अदा किए हैं वो वापस नहीं दूंगी। सनान ने अपना सूटकेस उठाया और बगैर कुछ के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। ए मिस्टर! सनान ने पीछे मुड़कर देखा तो मुसव्वर बम्मा अपनी इकलौती निकल उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। आप खाम का अपने 10 फ्रांक जाया ना करें, मैं ही चला जाता हूँ। ये शाइलाक की बच्ची वैसे भी मुझे बाहर निकालने पर तुली हुई है। सनान कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा, लेकिन तुम आज शब जाओगे कहाँ? अपनी पिछली बीवी, हाँ मेरा मतलब है दोस्त लड़की के यहाँ जाकर सो रहूंगा। और जो मोहतरमा कहवा खाने में काम करके वापस नहीं लौटी उनका क्या होगा, उसको तुम रख लेना। रख? आह! स्नान का सांस नहीं रुक गया। लेकिन हाँ हाँ, क्या कबाहत है। लुइस नहायत खुश शक्ल लड़की है। वो तो ठीक है, मगर मगर क्या? मैं तो शादीशुदा हूँ। सनान ने जान छुड़ाने की गरज से यूं ही कह दिया। इससे भी फर्क नहीं पड़ता। सुना उधर मशरक में आम आदमियों के यहाँ भी दर्जन भर तो जरूर होती है। क्या होती है दर्जन भर? सनान ने हैरान होकर पूछा। बीवियां और क्या? पॉल ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया। सनान हंसने लगा। नहीं दोस्त, ऐसा मेरे लिए कम से कम नामुमकिन है। बहरहाल पेशकश का शुक्रिया। खैर, मुसव्वर ने हाथ मलते हुए कहा, मैं अभी अपना सामान उठा लेता हूँ और लुइस को जाकर इत्तला कर दूंगा कि आज के बाद छुट्टी। मैडम जी इस दौरान में कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाए इन दोनों की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुनती रही। स्नान और पाल दोनों ऊपर कमरे में आ गए और मुसव्वर ने अपना मुख्तसर असासा एक बोरी में बंद करके कंधे पर उठा लिया। अच्छा दोस्त, अब फिर मुलाकात होगी, उसने मुस्कुराकर स्नान से कहा। कहाँ? स्नान ने दरियाफ्त किया। वो इस मुसव्वर की इंफरादियत पसंदी से बेहद मुतासर हुआ था। यही मुमार्त के किसी कहवा खाने में, ये कहकर वो सीढ़ियां उतरने लगा। सिर्फ नीकर में मलबूस कंधे पर बोरी उठाए हुए ये बारिश मुसव्वर उसे बेहद अच्छा लगा। अरे ओ पाल के बच्चे! मैडम जी ने सीढ़ी का डंडा पकड़कर जोर से उसे आवाज दी। और वो 3 माह का किराया? पाल ने हॉल में जाकर पीछे मुड़कर देखा और फिर आंख मीच कर मुस्कुरा दिया। बदमाश कहीं का। मैडम जी के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। कमरे के कोने में एक पुराना आहनी पलंग पड़ा था। फटे हुए गद्दे में से लटकते हुए मुतद्दद स्प्रिंग इस बात की गवाही दे रहे थे कि पलंग या तो अपनी लंबी उम्र पूरी कर चुका है और या फिर इसके साथ कुछ ज्यादतियां हुई हैं। इसके अलावा एक 18 किस्म की अलमारी थी जिसका एक कबाड़ गायब था और अंदर बियर और वाइन की खाली बोतलें औंधी पड़ी थी। कमरे में पानी का नल और एक टूटा हुआ मुंह हाथ धोने का चीनी का बना हुआ बर्तन भी था। सनान ने नल की टूटी घुमाई तो सिवाय शू शू की आवाज के और कुछ बरामद ना हुआ। ये पाल का बच्चा गुसल खाने में जाने की बजाय यही कमरे में नहा लिया करता था, इसलिए मैंने नीचे से पानी ही बंद कर दिया था। अभी खोल देती हूँ, मैडम जी ने माजरत भरे लहजे में कहा। कमरे की एक ही खिड़की थी जो गली जानब खुलती थी। गली के उस पार मुमारत का कदीम इलाका निहायत दिलकश लग रहा था। पुरानी तर्ज के तंग मकान जिनकी बालकनियों पर मकीनों ने फूलों के गमले सजा रखे थे, इन सबसे परे सिकरे करके मशहूर कलेसा के मशहूर मशरकी तर्ज के गुंबद डूबते सूरज की हल्की शुआओं में चमक रहे थे। स्नान खिड़की से मुड़ा तो मैडम जी अभी तक वहीं खड़ी थी। बड़ा अच्छा कमरा है। स्नान चलता हुआ दरवाजे तक आ गया। वो चाहता था कि मैडम जी अब यहाँ से चली जाए ताकि वो जल्दी से तैयार होकर पास्कल को मिलने चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ने एक उचटती सी निगाह स्नान पर डाली और फिर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। और हाँ, उसने सीढ़ियों के पास जाकर कहा, रख लेते हैं, लड़की बुरी नहीं। कौन सी लड़की? सनान ने हैरतज़दा होकर पूछा। वही लुइस पाल की दाश्ता। सनान ने जवाब देना मुनासिब न जाना और हंसकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने घड़ी पर वक्त देखा। 7 बजने को थे और उसे यह भी इल्म न था कि शहर के इस हिस्से से आईफल टावर तक का फासला कितना है और वहां पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार है। बहरहाल मुंह हाथ धोने का तरदद किए बगैर उसने जल्दी से कपड़े बदले और अपना कमरा मुकफ्फिल करके सीढ़ियों पर आ गया। हेलो, सनान ठिठक गया। उसके सामने वाले कमरे के दरवाजे का कबाड़ जरा सा खुला था और एक काले बालों और काली ऐनक वाली खूबसूरत लड़की बीच में से झांक रही थी। हेलो, सनान ने लबों पर तीखी सी मुस्कुराहट लाकर जवाब दिया और जल्दी से नीचे उतर गया। जाने कौन थी। नीचे हॉल में आया तो मैडम जी कोने में रखे एक पुराने सोफे पर बैठी सिगरेट के कश लगा रही थी। उसके सामने तिपाही पर एक बोतल और सुर्ख शराब से भरा हुआ गिलास धरा था। ये शायद सनान के पेशगी किराए का चश्मा था। मैडम जी, क्या आप मुझे बता सकेंगी कि आईफल टावर जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है? तुम्हें ना बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी? मैडम जी ने, जिसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे, एक दिलनवाज मुस्कुराहट अपने लबों पर सजा कर कहा।
सनान इस वक्त इस किस्म की बेमकसद बातें सुनने के मूड में ना था। वो बाहर निकलने लगा तो मैडम जी हंसने लगी। घबरा गए। दाएं हाथ पर चौक में मेट्रो यानी जेर जमीन रेलवे का स्टेशन है, वहां से आईफल टावर के लिए गाड़ी मिल जाएगी। शुक्रिया, सनान ने कदरे झुककर कहा। और हाँ, उसे एकदम ख्याल आ गया, मेरे साथ वाले कमरे में कौन रहता है? चलो उसे ही रख लो, मैडम जी ने लहरा कर कहा। किसे? सनान ने झिल्लाकर कहा। इसी फ्रेंड को, अल्जीरियन लड़की को, जो तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहती है। सनान बुड़बुड़ाता हुआ मकान से बाहर आ गया। वाकई मुमारत बेहद खतरनाक इलाका था। सनान मैडम जी के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ चौक तक आ गया। मेट्रो के बोर्ड के पहलू में उतरती हुई सीढ़ियां तय करके वो एक तवील जमीनी रास्ते के दरवाजे पर आ गया, जिसके आखिर में स्टेशन का प्लेटफॉर्म था। सनान तेजी से चलता हुआ जब इस जमीनी रास्ते के आखिर में दाखिले के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े चेकर ने उससे टिकट तलब किया। टिकट प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते क्या? सनान ने परेशान होकर चेकर से पूछा। नहीं। चेकर, जो दूसरे मुसाफिरों के टिकट देखने में बहुत मसरूफ था, जल्द से कहने लगा, इस जमीनी रास्ते के शुरू में जहां से तुम आए हो, टिकट की खुदकार मशीनें नस्ब हैं। सनान ने पीछे मुड़कर फलांग भर लंबे रास्ते को एक नजर देखा और फिर चेकर से कहने लगा, आप टिकट की रकम मुझसे यहीं से ले लें और किसी तरह एक टिकट नायद कर दीजिए, मुझे कहीं जल्दी में पहुंचना है। इन सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं जल्दी में पहुंचना है। टिकट सिर्फ रास्ते के शुरू में नस्ब शुदा मशीनों पर ही मिल सकते हैं, चेकर ने रुखाई से कहा और दूसरे मुसाफिरों के टिकट देखने लगा। सुनान इस चेकर और फ्रांसीसी रेलवे सिस्टम को कोसता और भागता हुआ वापस पहुंचा, मशीन में सिक्का डालकर टिकट हासिल किया और फिर हाँफता हुआ वापस आया। इस भाग दौड़ में 15 मिनट जाया हो गए। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी दाखिल हुई और सुनान इसमें फौरन सवार हो गया। गाड़ी हरकत में आई तो साथ वाले मुसाफिर से पूछने पर मालूम हुआ कि ये गाड़ी आईफल टावर के बिल्कुल मुखालिफ समत में जा रही है। सुनान बेचैनी और लाचारगी के आलम में अपने होंठ काटता अगले स्टेशन पर उतर गया। उजरत की वजह से वो बुखला सा गया और उसकी समझ में ना आता था कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जाए और किस गाड़ी में सवार हो। जुबान की नवाकिफियत की बिना पर वो किसी से अपना मुद्दा बयान ना कर सकता था। बिलाखिर ड्यूटी से फारिग होकर एक कंडक्टर ने उसकी मुश्किल हल की और दुरुस्त समझ जाती हुई एक गाड़ी पर सवार कर दिया। कंडक्टर की हिदायत के मुताबिक इसने कनकॉर्ड के स्टेशन से गाड़ी बदली और फिर आईफल टावर के स्टेशन पर उतर गया। सनान स्टेशन से बाहर आया तो 8 बज रहे थे। दरिया सिंध के किनारे मशहूर जमाना आईफल टावर एक जिन्नाती परिंदे की मानद जमीन में अपने आहनी पंजे गाड़े आसमान की वसतों को छू रहा था। टावर के खोल के नीचे स्याहों के तट लगे थे। फोटोग्राफर, आइसक्रीम बेचने वाले, तस्वीरी पोस्ट कार्डों और सोवनियर के खोखे, कहवा खाने गर्ज के खूब रौनक थी। सनान को यह देखकर बेहद हैरत हुई कि आईफल टावर जो दूर से एक आम मीनार नजर आता था, हुजम में इतना बड़ा था कि उसके 4 पायों तले हजारों अफराद बखूबी समा सकते थे और उनमें एक धान पान सी लड़की की तलाश खासा दुश्वार अमर था। सनान स्याहों के हजूम को चीरता हुआ हर एक को यासो उम्मीद की नजरों से देखता और फिर आगे बढ़ जाता। पास्कल वहां नहीं थी। उसे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि वो जरूर पूरे 7 बजे वहां पहुंची होगी और उसे वहां ना पाकर मायूस लौट गई होगी। वो जरूर यही समझती होगी कि सनान की दिलचस्पी भी और लोगों की तरह वक्ती तौर पर थी और बाद में सूरत हाल का एहसास करते हुए उसने उसे मिलने का इरादा तर्क कर दिया था। इस ख्याल ने उसे बेहद गमगीन कर दिया। उसे अब पेरिस और उसकी पुरसुं शाम से बिल्कुल दिलचस्पी ना थी। वो टावर के सामने वाले पुल पर खड़ा रहा, इस महूम उम्मीद में कि शायद पास्कल को ही वहां पहुंचने में ताखीर हो गई हो, मगर रात के तक पास्कल ना आई। वो यकीनन 7 बजे ही आई होगी, सनान ने उदास होकर सोचा, बल्कि 6:45 जैसे उसने हंसकर बोला था। 12 बजे के करीब जब आईफल टावर उसके गिरदोनवा में फैले हुए वसी बाग स्याहों से खाली होना शुरू हो गए और दरिया सीन के किनारे इक्का दुक्का जोड़ों के अलावा कोई बाकी ना रहा, तो वो बोझल कदमों से चलता हुआ वापस स्टेशन पर आ गया और वहां से गाड़ी में सवार होकर वो मार्ग में अपने मकान पर आ गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने कपड़े उतारे, सामान में सफेद रजाई निकालकर पलंग पर बिछाई और उसमें घुसकर चुपके से लेट गया। नींद उससे कोसों दूर थी। पहले उसने सोचा कि क्यों ना कल सुबह ही पहली गाड़ी से स्पेनिया रवाना हो जाए कि वो पेरिस में पहली मरतबा आया था, मगर वो जानता था कि वो जितने रोज भी यहाँ रहेगा, पास्कल की याद उसके जहन पर सवार रहेगी और वो पेरिस जैसे हसीन शहर में भी खुश न रह सकेगा। फिर एक महूम सी उम्मीद ने जन्म लिया, हो सकता है कि शहर के गली कूचों में किसी रोज पास्कल उससे राह चलते ही मिल जाए। वो कहती थी कि मैं हर शाम दरिया सीन के किनारे अकेली घूमने जाती हूँ। उसने फैसला किया कि वो चंद रोज के लिए पेरिस में जरूर ठहरेगा और हर शाम दरिया सीन के किनारे पास्कल को तलाश करेगा। वो इन्हीं ख्यालों में गलता था कि उसे नींद ने आ लिया। रात के पिछले पहर साथ वाले कमरे से एकदम तेज मौसीकी की भरपूर आवाज आई और उसकी आंख खुल गई।
موسیقی کے ساتھ کسی مرد کے قہقہوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جانے یہ لڑکی اب تک سوئی کیوں نہیں، سنان نے سوچا۔ اس نے رضائی سے سر نکال کر باہر دیکھا تو اس کا چھوٹا سا کمرہ چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ پچھلی شب سونے سے قبل کھڑکی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے سفری رضائی اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی اور پلنگ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے پیرس کا حسین شہر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ عمارت کے قدیم مگر خوش نظر مکان اور ان سے پرے سکڑے کر کے سفید گنبد بھی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ہر سو ایک سحر انگیز سکوت طاری تھا جس میں صرف ساتھ والے کمرے سے بجنے والی موسیقی مخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تیز موسیقی ختم ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے سکوت مکمل ہو گیا، پھر آہستہ سے ستار کی اداس اور درد بھری تانے فضا میں گونجنے لگی۔ یورپ میں آج کل جہاں مشرقی عادات و اطوار کو اپنایا جا رہا ہے، وہاں مشرقی موسیقی بالخصوص ستار بھی بے حد مقبول ہو رہا ہے۔ موسیقی کے رسیا لڑکے اور لڑکیوں کے پاس مشرقی موسیقی کے ریکارڈ ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ ساتھ والے کمرے میں بجنے والا ریکارڈ کسی منجے ہوئے موسیقار کا نہ تھا، تاہم وطن سے دور پیرس جیسے شہر میں اس چاندنی رات میں ستار کی دل آواز دھنوں نے سنان پر رکت طاری کر دی۔ تمام شب اس کے دل کے عمیق کونوں میں جو اداسی کروٹیں بدل رہی تھی، ستار کی دل نشین سروں نے اسے اور بھی گہرا کر دیا۔ دل میں ایک دریچہ کھلا اور ایک منموہنی صورت نے جھانکا، اور پھر اس سے پرے دریچے کھلتے گئے اور ہر ایک میں سے پاسکل جھانکنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں گھمبیر اداسی تھی اور وہ سنان سے مخاطب تھی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم نہیں آؤ گے، تم سے پہلے بھی اور لوگوں نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہمیشہ صرف رحم اور ہمدردی کے جذبات کی بھکاری بن جاتی ہوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میرا کشکول ان سے بھر چکا ہے۔ مجھے محبت کی تلاش تھی جو مجھے کبھی نہ مل سکی۔ میں آج بھی دریا سین کے کنارے اکیلی گھومتی رہی، اکیلی۔ پیرس کا شمار یورپ کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ازمنہ قدیم میں جب یہ علاقہ چند دلدلوں اور جزیروں پر مشتمل تھا، سیلٹ نسل کے لوگ یہاں آباد ہوئے۔ پیرس کا اولین حوالہ جولیس سیزر کی ایک کتاب میں ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں پر پاریسی نامی قبیلہ آباد تھا، جس کے نام پر بعد میں اس نو آباد قصبے کو پیرس کہا جانے لگا۔ وحشی ہنوں کا سردار اٹیلا 307 عیسوی میں اس شہر پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد شارلیمان کا دور آیا جو خلیفہ ہارون الرشید کا ہم عصر تھا اور جو اندلس فتح کرنے کے شوق میں کوہ پیرانیز کے اس پار جا کر مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی فوج کی گت بنوا کر ٹھنڈا واپس آ گیا۔ اس کے بعد تاریخ گڈمڈ ہو جاتی ہے۔ لوئی اور فلپ نام کے درجنوں بادشاہ آئے جن کا سیریل نمبر ہمیشہ ذہن سے اتر جاتا ہے۔ آخر میں عظیم نیپولین کا عروج ہوا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی۔ سنان دوسری صبح دیر تک سوتا رہا۔ اس کے ذہن میں آج کے لیے کوئی واضح پروگرام نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام دن اس تاریخی شہر کے گلی کوچوں میں بے مقصد گھومتے ہوئے گزارتے اور شام کو دریا سین کے کنارے پاسکل کی تلاش کرے۔ پانی کے نل میں آج پانی بھی موجود تھا۔ میڈم جی نے حسب وعدہ نیچے سے پانی کی منقطع سپلائی بحال کر دی تھی۔ شیپ بنانے اور کپڑے بدلنے سے فارغ ہو کر سنان نے کیمرہ کندھے پر لٹکایا اور کمرے سے نکل آئی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساتھ والے دروازے کے پاس رکا۔ اندر بالکل خاموشی تھی اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔